हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्था स्कॉलर। तो पिछले वीडियो में हमने ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा था। तो हमारा सेट थ्योरी हो गया है, फंक्शन हो गया है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स हो गया है, डिफरेंशिएशन हो गया है, ऑप्टिमाइजेशन हो गया है। आज हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन इज अ वे ऑफ यूनाइटिंग द पार्ट टू फाइंड अ होल। कि आपके पास पार्ट्स अगर हैं अलग अलग और आपको होल फाइंड करना है, तो तरीका जो होता है यूनाइट करने का, मैथमेटिक्स में उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ रीजन अंडर द कर्व। अगर कोई कर्व है, ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसके अंडर का जो एरिया है, मान लेते हैं अगर हमें पूरा ये फाइंड करना हो, ठीक है, तो ये पूरा जो एरिया है, इसको फाइंड करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। या फिर इसके पार्ट्स को भी हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये मान लीजिए इतना ही एरिया में फाइंड करना है, तो इसको फाइंड कर सकते हैं, या इससे ज्यादा फाइंड करना है। मतलब जितना आपको एरिया फाइंड करना है किसी कर्व के अंदर, वो आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन से। एग्जैक्ट आपका जो फॉर्मूला है, ये क्या है? लिमिट इंटीग्रेशन का है, ठीक है, कि ए टू बी लिमिटेड में अगर आपको कोई ग्राफ है एफ एक्स डी एक्स, ये आपका कर्व है एफ एक्स डी एक्स, और इसमें ए से बी, एक्स की वैल्यू मतलब ए से जब बी के बीच में हो, तब का जो एरिया है वो आपको निकालना है। तो इसका एफ बी यानी कि उस ग्राफ का बी पे जो वैल्यू है, और माइनस एफ ए यानी उस ग्राफ की जो ए पे वैल्यू है, उससे हम क्या करते हैं? एरिया निकालते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ये डेरिवेटिव का ऑपोजिट होता है, ठीक है। जैसे डेरिवेटिव में क्या था? लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था? वन अपॉन ई ना। तो वन अपॉन ई होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या उस, और वन अपॉन ई का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग एक्स होगा। समझ आया? तो डेरिवेटिव का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। अब देखिए, पहला इसमें है इनडेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि जहां पे ये लिमिट ना हो, ए बी वाली लिमिट ना हो, आपको पूरा का पूरा ग्राफ जो है, पूरे के पूरे ग्राफ का एरिया आपको फाइंड करना हो, तो फिर उसे क्या कहेंगे? इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। नॉर्मली एफ एक्स यूनिट जो आपका फंक्शन है, उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं dx x के रेस्पेक्ट में, जिसकी वैल्यू आपको एफ एक्स आ रही है। तो एफ एक्स जो जो फंक्शन है जिसको आपने इंटीग्रेट किया है, उसको हम इंटीग्रैंड कहते हैं। प्रोवाइडेड एफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक, यहाँ पे ये बड़ा एफ होगा, ठीक है, कैपिटल एफ। यानी कि अगर कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स, जिसको आप dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, वो आपका कैपिटल एफ एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब जो ये f है, ये आपका क्या है? डेरिवेटिव है इसका, ठीक है। इसका क्या मतलब है? कि dy dx अगर करोगे इस एफ एक्स का, बड़े वाले एफ एक्स का, तो ये आपका स्मॉल एफ एक्स आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? इस स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन है बड़ा एफ एक्स, और बड़े एफ एक्स का डेरिवेशन है स्मॉल एफ एक्स, ठीक। ऑलवेज रिटर्न विद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। ऑलवेज एक सी आता है लास्ट में, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है? जीरो होता है। तो अभी हम मैंने क्या बताया कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव में अगर आपका जीरो होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसका पार्ट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में कोई ऐसा कांस्टेंट पार्ट हो सकता है जिसका डेरिवेशन आपका जीरो रहा हो, इसलिए इधर पे हम कांस्टेंट लगाते हैं। यहां से समझ आया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इनवर्स होते हैं, ठीक। रूल्स इसके भी हैं, जैसे डिफरेंशिएशन के रूल्स से देख लेते हैं। तो पहला तो ये है कि कांस्टेंट अगर इंटीग्रेशन फंक्शन में है, तो उस कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हैं, और सिर्फ आपको फंक्शन, वेरिएबल फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू एक्स क्यूब है, तो टू आपका कांस्टेंट है, तो टू को आप बाहर कर देंगे, और एक्स क्यूब को सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है।
नेक्स्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, इसको -1 लिखा जा सकता है, तो वो -1 आपका बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर दो फंक्शन का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो उसको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। एफ को अलग इंटीग्रेट कर दो, जी को अलग इंटीग्रेट कर दो। ठीक, ये रूल्स थे। फॉर्मूले आपके क्या है? तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन में भी आपको याद हो तो हमने x की पावर n ही पढ़ा था। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था? n x की पावर n-1। इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे कि x की पावर n को जब हमें इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, मतलब अगर आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो एक्स की पावर क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। समझ आया? अब देखिए, एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया? एक्स की पावर 3 अपॉन 3। अब अभी क्या बताया मैंने कि ये वाला पार्ट जो होगा उसको डेरिवेट करेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा। करके देख लेते हैं। ठीक, और प्लस कांस्टेंट, तो एक्स क्यूब अपॉन क्यूब प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई डी एक्स, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 3x² अपॉन 3। आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कांस्टेंट को करेंगे तो कांस्टेंट वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, तो समझ आया? ये जो पार्ट होता है इंटीग्रेशन में, ये आपका क्या होता है? डेरिवेटिव की वैल्यू होती है, और ये पार्ट इंटीग्रेटेड वैल्यू होती है। इसका ये मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, और इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास ये आएगा। नेक्स्ट है कि एक्स की पावर -1 dx, तो एक्स की पावर -1 dx यानी कि 1/x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x प्लस सी हो जाएगा। बस ये शर्त है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि log x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? 1/x आता है। तो 1/x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? log x प्लस सी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है e की पावर mx अपॉन dx। तो अगर सिर्फ e की पावर x होता है, e की पावर h dx, तो ये सिंपली e की पावर x ही हो जाता है। ठीक, और e की पावर mx dx है, तो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? m को मल्टीप्लाई करते हैं, इधर क्या करते हैं हम? देखिए, n+1 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ हम क्या कर देंगे? e की पावर mx अपॉन m डिवाइड कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट है a की पावर mx dx, इसको क्या करेंगे? a की पावर mx अपॉन m log a प्लस सी तो आपका हर जगह रहेगा। ठीक है, तो a की पावर mx अपॉन m log a, आपको ये फॉर्मूले जो है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका है cos x। देखिए, इकोनॉमिक्स में इतनी जरूरत तो नहीं है cos और साइन वाली, बट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज बेसिक है cos और साइन, और कभी कभार पूछ देता है। तो cos ax dx का होता है sin ax अपॉन a, अगर a यहाँ नहीं होता, सिंपली cos x dx होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है sin x प्लस c, और सिंपली अगर sin x dx होता तो ये आपका हो जाता माइनस cos x प्लस c। ठीक, बट a है तो फिर ये चेन रूल लगेगा, और a को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो sin ax अपॉन a प्लस c, और sin ax है तो माइनस cos ax अपॉन a प्लस c। अगर सिंपल होता cos x तो sin x प्लस c, sin x होता माइनस cos x प्लस c। ठीक, यहाँ क्या है? k1 fx, तो देखिए k1 आपका कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर कर देंगे, k2 gx k2 को बाहर कर देंगे, और प्लस में है तो आप दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। तो k1 को अलग बाहर करके fx dx, और प्लस k2 को बाहर करके gh dx प्लस c। अब डिटर्मिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन। अब आपके पास अगर इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन दिया होता है तो आपका जो कांस्टेंट है c है, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0 थी, तब y की वैल्यू क्या थी, ये आपके पास इनिशियल कंडीशन दे सकता है। तो x
और दूसरा है कि x की वैल्यू x नॉट, यानी कि x की कोई एक वैल्यू है तब y की वैल्यू क्या है, ये कंडीशन रहेगा तो उसे हम बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो समझ जाएंगे कि इसे यूज कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल है आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर वन ऐड करते हैं और फिर सेम पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स के पावर फोर अपॉन फोर, और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और प्लस वन का हो जाएगा एक्स। क्योंकि वन है तो एक्स की पावर क्या है, जीरो, तो उसमें वन ऐड करेंगे तो जीरो प्लस वन अपॉन वन, तो ये एक्स हो जाएगा। और प्लस सी। अब मान लीजिए कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है क्या, कि जब एक्स जीरो थी तब वाई की वैल्यू ट्वेंटी था। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि y नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस सी। मतलब y जीरो, y नॉट यानी कि इनिशियल कंडीशन क्या था, f जीरो प्लस सी। तो c की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ट्वेंटी आ जाएगी, क्योंकि f जीरो यानी x जब जीरो था तो y की वैल्यू कितनी थी, ट्वेंटी थी। ठीक है, तो आपका इंटीग्रल फंक्शन क्या आ जाएगा, प्लस सी की जगह प्लस ट्वेंटी हो जाएगा। इनिशियल कंडीशन ये है ना कि y ट्वेंटी है जब x आपका जीरो है, तो y की वैल्यू क्या है जब x आपका जीरो है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, ये है एफ एक्स प्लस सी। तो जब x की वैल्यू जीरो है, ये तीनों वैल्यूज आपके क्या हो गए, जीरो हो गए। देखिए, इस ये फंक्शन ही आपका y फंक्शन है। ठीक है, तो इस पे आप पुट करेंगे x की वैल्यू जीरो, तो x की वैल्यू जब आप जीरो पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन जीरो, ये पोर्शन जीरो और ये पोर्शन जीरो, तो बचा क्या, c। ठीक है, तो आपका फंक्शन की पूरी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो गई। तो y इज इक्वल टू जीरो प्लस सी, और y क्या है, ट्वेंटी है, तो ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो प्लस सी, यानी कि ट्वेंटी इज इक्वल टू सी। तो c की वैल्यू ट्वेंटी आ गई, इस ट्वेंटी को आप यहाँ पे रख देंगे तो आपका इंटीग्रल फंक्शन आ जाएगा। समझ आया, तो ऐसे आप इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, और ऐसी बाउंड्री कंडीशन मान लेते हैं, बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू थ्री दिया है, तो फिर आप क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू थ्री, अगर थ्री पे y की कोई वैल्यू दी हुई है, ठीक है, कोई भी वैल्यू, एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू मान लेते हैं, अभी करके देख लेते हैं फिर मानेंगे। ठीक है, तो आपका फंक्शन क्या है, एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स प्लस सी। तो अगर थ्री रखेंगे तो थ्री की पावर फोर अपॉन फोर प्लस थ्री स्क्वायर अपॉन टू और प्लस थ्री और प्लस सी। तो y की वैल्यू अगर मान लीजिए कि y की वैल्यू 95 है, ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो आपको 95 के इक्वल आ जाती, तो इसको आप सॉल्व करते हो और फिर 95 से सब्ट्रैक्ट कर देते हो, c की वैल्यू आपकी आ जाती। समझ आया। अब टेक्निक्स इंटीग्रेशन के देख लेते हैं। तो पहला जो टेक्निक है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड x इज इक्वल टू जी जेड, कि y फंक्शन है x का और x खुद फंक्शन है एक z वेरिएबल है उसका। तो हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी जेड इंटू जी डैश जेड डी जेड। ठीक है, ये जी डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन, कि डी बाई डी एक्स ऑफ जी जेड इज इक्वल टू जी डैश जेड। तो अगर डैश आपको कहीं दिख रहा है ऊपर, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, तो इसका मतलब है कि ये इसका डिफरेंशिएशन है। ठीक, तो आपको एफ एक्स डी एक्स को जब भी इंटीग्रेट करना होगा, जिसमें कि एक्स खुद फंक्शन हो किसी अदर वेरिएबल का, तो आपको क्या करना है कि जी जेड को रखना है, पहले जो एक्स का फंक्शन है उसको रखना है, और फिर इनटू उसका डेरिवेटिव रखना है। ठीक है, और फिर इन दोनों को साथ में इंटीग्रेट कर देना है जेड के रेस्पेक्ट में। एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस फाइव एक्स की पावर हाफ डी एक्स, तो y इज इक्वल टू वन प्लस एफ एक्स। ठीक, तो dy कितना हो जाएगा आपका, आप इसको डेरिवेट कर रहे हैं तो dy इज इक्वल टू फाइव डी एक्स।
अब देखिए डी वाई जो है वो एक्स के रेस्पेक्ट में तो दिया नहीं हुआ है कि एक्स के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो फिर 5x की जगह x का dx हो जाएगा, ठीक, और 1 आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dy बाई dx क्या आ गया, 5 आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको ये वाला पार्ट टफ लग रहा हो तो। डायरेक्ट आप dy बाई dx कर लीजिए, ये आपका 5 आ गया, यहाँ से आपकी dx की वैल्यू आ गई 1/5 dy। ठीक है, तो fx में आप क्या रखेंगे, y की पावर 1/2, यानी कि पहले आप जो फंक्शन है ये पूरा फंक्शन रख देंगे, ठीक, और फिर वन, ये जो इसका डिफरेंशिएशन आया डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई जो है वो क्या है, 1/5। तो 1/5 डी वाई रखेंगे और 1/5 यहाँ कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, वाई की पावर हाफ है, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हाफ में +1 करेंगे तो 3/2, और डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो 2/3, और ये हमारा फंक्शन बचेगा। समझ आया? नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ जीजेड पहले जो फंक्शन है, यानी कि एक्स जो फंक्शन है उसको हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं। तो यहाँ हमने 1+5x को रख दिया, ठीक है, ये फंक्शन है y = 1+5x, तो इस पूरे फंक्शन को हमने रख दिया y की पावर 1/2। और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करके रख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, dz, z के रेस्पेक्ट में। तो इसको dx बाई dy के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 1/5 आ गया, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर दिया। सेकंड आपके पास है dx/3x - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या किए, y = 3x - 1, 3x - 1 को y मान लिए। जैसे आपका डिफरेंशिएशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड था वैसे ही इधर भी है, ठीक है, लगभग सेम। अब यहाँ से आप dy बाई dx कैलकुलेट किए, 3 आया। तो आपको मेनली क्या करना है, dx कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो dx आपका कितना आया, dy बाई 3। तो आपका fx क्या हो गया, पहले तो dx अपॉन वाई स्क्वायर, और फिर इस dx को आपको dy में चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि y को आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो आपको dy में चेंज करना है, तो dx की वैल्यू आपको पता है, तो उसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो 1/y² पहले से और 1/3 dy, आप dx की वैल्यू पुट कर दिए। ये बहुत ही सिंपल है। आपको जो भी टर्म आपको x में दिख रहा है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नॉर्मली 3x 4x नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको y मान लेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाई dx, और फिर आपको वैल्यू चाहिए dx की, ये बात याद रखिएगा। फिर आप इस fx में पुट करेंगे तो dx/y² आया, और dx की वैल्यू आपके पास है तो आप पुट कर देंगे तो वहां से आपका dy आ जाएगा। और ये क्यों करना है, ताकि आपको यहाँ dy मिल जाए, ताकि आप इसका इंटीग्रेशन कर सकें। तो 1/3 आपका कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और dy का इंटीग्रेशन आप 1/y² का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो 1/y² यानी y की पावर -2। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, एक पावर ऊपर ऐड करते हैं और फिर वही पावर नीचे लिख देते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, y की पावर -1 अपॉन -2। तो ये आ जाएगा -1। तो ये आपका आ जाएगा -1/y, ठीक। तो ये रहा आपका -1/y, और 1/3 आपका कांस्टेंट पहले से था। y की वैल्यू रख देंगे 3x - 1, तो -1/3 इंटू 3x - 1 प्लस c। ये आपकी फंक्शन की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन करने पे। समझ आया? सेकंड आपका तरीका है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखिए पार्ट्स में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो आपके पास मान लीजिए दो फंक्शन u v दिया हुआ है, ठीक है, और ये दोनों अपने आप में अलग अलग फंक्शन है और आपको इंटीग्रेट करना है। तो उधर क्या करते, डिफरेंशिएशन में ऐसा होता था तो हम क्या लगाते थे, प्रोडक्ट रूल लगाते थे, ठीक है, दो अगर मल्टीप्लीकेशन में हो तो। यहाँ हम क्या करेंगे, u को बाहर रखेंगे, पहले v को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, माइनस, फिर u का डिफरेंशिएशन, और फिर v dx को इंटीग्रेशन करेंगे, और उसके बाद होल को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इतना आप झंझट में ना पड़े, आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद रखें कि u dv इज इक्वल टू ub माइनस v du। इस फॉर्मूले पे आपको करना है। और आपको कौन सा फंक्शन पहले रखना है, तो ये देखिए आपका एक फॉर्म ट्रिक है, आइलेट।
ठीक है। इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिगो, फिर एक्सपोनेंशियल, ऐसे शुरू करना है। एग्जाम्पल से अभी देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो देखिए एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डीएक्स। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स दोनों ही एक्स के अलग अलग फंक्शन है और दोनों को हम साथ में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा फंक्शन लेंगे, इनवर्स लेंगे। यहाँ कोई इनवर्स फंक्शन है नहीं है। उसके बाद हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो हमारे पास क्या है, लॉग फंक्शन है, बिल्कुल है। हमारे पास दो फंक्शन है ना, एक एल्जेब्रिक है और एक लॉग है। तो देखिए एल्जेब्रा थर्ड नंबर पे आता है, पहले लॉग आता है, तो हम लॉग को सेलेक्ट करेंगे। ठीक। तो u को हम क्या रखेंगे, log x। u हम मानेंगे log x। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1/x, सिंपल। फिर v को हम मानेंगे एक्स स्क्वायर dx। उसके बाद जो भी बचे ये dx के साथ वो आपका v बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर dx आपका v बन गया। इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि आपके पास dx यहाँ पे पहले से मौजूद है, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक। अब आपके पास ये टर्म था जिसको आपको इंटीग्रेट करना था। फॉर्मूला आपका क्या है कि पहले आप u log x इंटू एक्स क्यूब u को रखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, v के इंटीग्रेशन को रखेंगे। ठीक। फिर माइनस u के डिफरेंशिएशन को रखेंगे और v के इंटीग्रेशन को रख के dx लगा देंगे, क्योंकि आपको ये इंटीग्रेट करना है। देखिए ये सेम चीज है, अगर आपको दिख रही है तो। u को हमने रखा, फिर v को इंटीग्रेट किया। u को हमने रखा, v को इंटीग्रेट कर दिया। v का इंटीग्रेशन यहाँ लिख दिया। माइनस माइनस u का डिफरेंशिएशन लिखा, u का डिफरेंशिएशन लिखा, इंटू v का इंटीग्रेशन लिखा, v का इंटीग्रेशन लिखा और dx लगा दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। तो log x x3, ये इतना हो जाएगा और इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये देखिए x से x एक पावर कट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 3 बचेगा। और एक्स स्क्वायर अपॉन 3 को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो x की पावर 3 अपॉन 3 इंटू 3 दैट इज एक्स क्यूब अपॉन 9 और प्लस c। समझ आया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। ज्यादा टफ नहीं करना है आपको। क्या करना है, बस ये जो आइलेट वाला फॉर्मूला है इससे आपको u चुन लेना है पहले, और उस u का डिफरेंशिएशन कर देना है आपको। ठीक है। फिर आपको बाकी जो बचा वो v मान लेना है। ठीक है, बाकी जो भी बच रहा है, और उस v को आपको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक। और फिर आपको इस फॉर्मूले पे रख देना है। क्या रखना है, पहले u को रखना है, फिर v के डिफरेंस इंटीग्रेशन को रखना है। ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए अगर हम वी आई अभी लिख देते हैं ताकि आपके लिए फॉर्मूला सिंपल हो जाए, तो v के इंटीग्रेशन को लिखना है, फिर माइनस u के डिफरेंशिएशन को और v के इंटीग्रेशन को और इंटू dx, और इसको आपको फिर से इंटीग्रेट कर देना है। ये आपका आ जाएगा आंसर। समझ आया? अब समझ आ गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स। तो देखिए ये अलजेब्रा है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो आइलेट से अगर हम याद करें तो एक्सपोनेंशियल हमारा सबसे बाद में आता है, अलजेब्रा पहले आता है। तो हम अलजेब्रा क्या है हमारा, एक्स क्यूब। तो हम u क्या रखेंगे, एक्स क्यूब को रखेंगे। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपका 3x² आ जाएगा। फिर आपका v क्या बचा, e की पावर x dx। इसको आप इंटीग्रेट करते हो, e की पावर x dx को इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर x आ जाएगा। ठीक। तो आपका vi आ गया। ये आपका u इनवर्स, ये आपका vi, मतलब u डैश और ये आपका vi। अब आपको रख देना है फॉर्मूले पे। तो क्या है, पहले आपका u इंटू vi माइनस u इनवर्स इंटू vi dx। तो इस पे रखिए, क्या आएगा आपका, u है आपका एक्स क्यूब इंटू ई की पावर x माइनस 3x² इंटू ई की पावर x dx। अब देखिए ये सेम आ गया। ठीक है।
अब यहाँ पे फिर से आपके पास दो अलग अलग फंक्शंस आ गए जिसको आपको फिर से तोड़ना पड़ेगा। मतलब आपको दोबारा सेम यही प्रोसेस रिपीट करना है इसके साथ। तो इसके साथ रिपीट करेंगे। अब एक को y एक को z मान लेते हैं। तो आपका x एलजेब्रा है और एक एक्सपोनेंशियल है, तो पहले एलजेब्रा लेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर एलजेब्रा को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये आपका 2x बन गया। फिर जो दूसरा फंक्शन बचा हमारे पास उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आपका दोबारा से ex आ जाएगा। अब एक्स क्यूब ई की पावर एक्स डी एक्स हमारे पास क्या था, एक्स क्यूब ई एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर ई एक्स। इसको हम तोड़ रहे थे दोबारा से। तो इसको तोड़े तो हमारा 3 तो पहले बाहर आ गया कॉमन, तो इसको फिर बचा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x। इसका डिफरेंशिएशन 2x था y का, और फिर ई एक्स डी एक्स। आपके पास फिर से फंक्शन आ गया x और ई एक्स का। ठीक है। अब आपको इसको फिर से तोड़ना है बाई पार्ट्स ही लगा के। तो एक आपका ये टर्म आ गया, फिर इस टर्म को आप बाहर कर दीजिए, फिर -2 को बाहर कर दीजिए, फिर आपके पास इसको तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ अगर फिर से u और v ही लेके चलें तो u आपका x है, तो u डैश आपका 1 हो जाएगा, और v आपका ex dx है, तो v का इंटीग्रेशन आपका ex आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा u इंटू वी की पावर आई, यानी कि x ex, और माइनस u डैश यानी कि 1, और v की पावर आई इंटू डी एक्स, तो एक्स पावर डी एक्स। अब जाके ये आपका डायरेक्टली सिंपली इंटीग्रेट होके e की पावर x बन जाएगा। तो आपका पूरा टर्म आ गया एक्स क्यूब ई एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स। और इसको फिर आप सॉल्व कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, प्लस सी आप ऐड कर देंगे। समझ आया। मतलब इसमें आपको सेम जो तोड़ने वाला प्रोसेस है वो एक बार, दो बार और 3 बार आपको करना था। ठीक। थोड़ा लेंदी था बट इजी था, टफ क्वेश्चन नहीं था। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आपका जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस है। ठीक। अब देखिए आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/4x² -9। मतलब आपके पास एक ऐसा टर्म है जिसमें आपके पास नीचे आपका क्या है, ये डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है। अब देखिए आप अगर पहले एग्जाम्पल को देखे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में फंक्शन था। ठीक। बट इसको सिंपली तोड़ दिया गया, वहां आपके लिए तोड़ना मुश्किल है, 4x² -9 है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें भी आपका ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आपको इसको दो भाग में तोड़ देना है। बेसिकली ये टूट जाएगा लगभग सारे एग्जाम्पल्स में। ठीक है। तो 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ये टूटेगा। यहाँ ये 2x का स्क्वायर है और माइनस ये 3 का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये टूट गया। अब आप 1/4x² -9 को a/2x+3 प्लस b/2x-3 लिख सकते हैं। ठीक। इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 2x+3 इंटू 2x-3। ठीक है। और b के साथ इसका 2x+3 का मल्टीप्लीकेशन, और प्लस a के साथ 2x-3 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, एलसीएम जब इतना आ रहा है तो इसको आपको a प्लस बी आप रख सकते हैं। a प्लस बी की वैल्यू, a और b की वैल्यू आपको बताएगी कि यहाँ 1 आएगा कि नहीं। तो a की v की वैल्यू जो होगी वो सेटिस्फाई करनी चाहिए इस चीज को कि यहाँ 1 आए। ठीक है। मतलब आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो एलसीएम आपका सेम आ रहा है, 2x+3 इंटू 2x-3 इसके बराबर ही है। तो यहाँ से ये कंपेरिजन करेंगे तो ये सेम है, तो न्यूमरेटर भी कंपेरिजन में सेम होना चाहिए। ठीक है। तो आपका ये जो न्यूमरेटर आया है एलसीएम लेने पे, ये भी कंपैरिजन में सेम होना चाहिए, तो इसको हम कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो 1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2ax प्लस 3a प्लस 2bx माइनस 3b। यहाँ से x के कोफिशिएंट को कॉमन लीजिए, तो 2 इंटू ए प्लस बी और प्लस 3a माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड में x का कोई कोफिशिएंट है नहीं है,
तो फिर 2 into a+ b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, एक्स का कोफिशिएंट 0। तो a इज इक्वल टू -b, ये आपका पहला इक्वेशन आया आपके पास। दूसरा ये है कि 3 into a - b इज इक्वल टू 1 होगा। कांस्टेंट इधर 1 है और इधर, सॉरी, इधर कांस्टेंट 1 है और इधर 3a - b है। तो a माइनस की वैल्यू, b की वैल्यू आपकी 1/3 आ गई। ठीक है, a इज इक्वल टू -b है पहले से, तो -b इज इक्वल टू 1/3, -2b इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो b की वैल्यू आपकी क्या आ गई, माइनस -1/6। b की वैल्यू -1/6 आ गई। देखिए वही किया हुआ है कि 3 into a - b इज इक्वल टू 1 पुट कर दिए हैं, तो यहाँ से b, a की वैल्यू 1/6 आएगी और b की वैल्यू -1/6 आएगी। ठीक, तो a और b की वैल्यू आ गई। अब आप जो इक्वेशन बनाए थे खुद से ये वाला, इसमें आप पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो ये 1/6 a की वैल्यू और ये -1/6 b की वैल्यू। अब आपको ये दोनों जो है वो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो 1/6 को बाहर ले लीजिए। 2x+3 लीनियर फंक्शन है x का, तो उसको आप डायरेक्टली log x मान सकते हैं, log y मान लीजिए, y इज इक्वल टू 2x - 3 कर लीजिए। तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा 1/y। ठीक है, और इंटू dx। ठीक, तो फिर यहाँ से dy/dx कीजिए, क्या आया 2। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dy/2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1/y और dx dy/2। 2 को 1/2 को बाहर ले लीजिए आप, 1/y का जो 1/y dy बचेगा, और 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y। और log y की जगह वैल्यू रख दीजिए, तो log 2x - 3 हो गया, और ये 1/2। समझ आया ये कैसे आया? सेम तरीके से आपका ये भी आ जाएगा। तो ये जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला है, तो आपको ये करने से थोड़ा आसानी हो जाएगा। लेकिन ये आप कब कर सकते हैं, जब आपका डिनोमिनेटर जो है, जब आप उसको एक वैल्यू में रख सकते हैं, मतलब वो आपका लीनियर हो, या 2x+3 का स्क्वायर हो, मतलब फंक्शन आपका लीनियर हो, उसके बाद उसका स्क्वायर हो, क्यूब हो, तो चलेगा। बट आपका डायरेक्ट फंक्शन जो है वही आपका अगर क्वाड्रेटिक है, जैसे यहाँ पे था 4x² - 9, तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर सकते, आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने करके दिखाया। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। अब देखिए एक और है, जब पार्शियल फ्रैक्शन में आपको तीन कौन तीन मतलब पैरामीटर लेना पड़े, ए बी और सी। तो एक्स क्यूब है, तो क्यूब है तो ऑब्वियसली एक्स की 3 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपको 3 पैरामीटर लेना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि x³ + 1 को तोड़ेंगे तो ये a³ + b³ के फॉर्मूले पे टूटेगा, यानी कि x³ + 1 का क्यूब। तो a³ + b³ का एक फॉर्मूला होता है a+b इंटू a² +b² - ab। ठीक, तो इस फॉर्मूले पे अगर हम तोड़ेंगे तो ये आपका x+1 इंटू x² + 1 - x हो जाएगा। अब आपका एक लीनियर फंक्शन आया और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आया, तो आपको जैसा फंक्शन आएगा उससे कम एक रखना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ लीनियर फंक्शन आया था तो आप डायरेक्ट कांस्टेंट रख देंगे, यहाँ x की पावर 0 है। यहाँ आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो आपको इसके ऊपर लीनियर फंक्शन रखना होगा, तो उसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो bx+c ax+b, आप कुछ भी कह लीजिए, ऐसा होता है। ठीक है, तो सेम यही आया आपको, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और ऊपर वाला पार्ट आपको, न्यूमरेटर पार्ट आपको कंपेयर करना है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट में ये आएगा, ए को हम x² - x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे और bx+c को x+1 से, और इसको फिर हमें कंपेयर करना है। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको करना है तो आप सॉल्व करके कंपेयर कीजिए, आपको नहीं करना है आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट में क्या होगा कि आपको a की वैल्यू रखनी है जो, वो 1
और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन रखना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और एक्स क्या रखना है आपको, माइनस वन रखना है, क्योंकि एक्स प्लस वन को जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस वन आएगी, तो इस माइनस वन को आपको ऊपर पुट कर देना है। तो ए की वैल्यू वन अपॉन थ्री आ जाएगी। फिर आपको ए आ जाएगी तो डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे तो बी और सी आ जाएगा, ठीक। या फिर आप यहां से डायरेक्ट कंपैरिजन भी कर सकते हैं, यानी कि ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी, ठीक। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे हम, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, ठीक है। और फिर एक्स को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, बी प्लस सी माइनस ए, और प्लस फिर कांस्टेंट में आपका बचेगा ए प्लस सी, ठीक है। अब इसको आप कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहला एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इधर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है एलएचएस में, नहीं है, तो ये ए प्लस बी आपका जीरो हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, एक आपका यहां से आ गया। दूसरा कि बी प्लस सी माइनस ए भी आपका जीरो है, एक्स का कोफिशिएंट भी कुछ नहीं है, ठीक है। और ए माइनस बी था, तो ए की जगह अगर माइनस बी रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, तो टू बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, एक आपका ये। और फिर ए प्लस सी भी जीरो है, ठीक। तो ए को अगर हम माइनस बी रखें तो ए को माइनस बी पुट कर दीजिए डायरेक्ट, और इन दोनों फंक्शन को घटा दीजिए, तो सी सी आपका कैंसिल हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये नहीं करना है, ठीक है। तो आपके पास ये आया टू बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और नेक्स्ट आपके प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब ए की जगह आप क्या रखेंगे, माइनस बी रखेंगे, और फिर ये प्लस और ये माइनस, तो सी सी आपका कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, थ्री बी इज इक्वल टू माइनस वन, तो बी की वैल्यू आपकी माइनस वन अपॉन थ्री आ गई, ठीक है। बी की वैल्यू माइनस वन अपॉन थ्री है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वन अपॉन थ्री आ गया, और फिर सी की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो ऐसे आप डायरेक्ट कंपैरिजन से कर सकते हैं, तो ये आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कंपैरिजन से आपकी बी माइनस वन बाई थ्री आ गया था अभी, सी आपका टू बाई थ्री आ जाएगा, और ए आपका वन अपॉन थ्री है, ठीक है। अब आपने जो ये फंक्शन बनाया था, इस पे आपको रख देना है, तो इस पे आप इसको रखेंगे, ठीक है। तो वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वन इंटू माइनस वन बाई थ्री एक्स प्लस टू बाई थ्री, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, अपॉन इतना। इसको देखिए एक्स प्लस वन डायरेक्ट वैसे सॉल्व हो जाएगा कि वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, ठीक है। यहां से ये आया, और फिर इसको आप पुट करिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वन बाई थ्री वाई, वन बाई थ्री आपका बाहर आ जाएगा, वन बाई वाई डी वाई, तो वन बाई वाई आपको यहाँ से वन बाई थ्री आपका बाहर आ जाएगा, वन बाई वाई डी वाई हो जाएगा, ये आपका लॉग वाई हो जाएगा, ठीक। ये आपका लॉग वाई हो जाएगा प्लस सी। तो ये आपका एक टर्म आपका सॉल्व हो गया, ये वाला। नेक्स्ट टर्म को आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इसको। तो फिर आपका ये आपका फंक्शन आता है होल, ये आपका सॉल्व हो गया है, वन बाई थ्री इंटू लॉग एक्स प्लस वन होगा, अभी हमने किया लॉग वाई, और वन बाई थ्री आपका पहले से था, तो वन बाई थ्री लॉग वाई, तो वन बाई थ्री लॉग एक्स प्लस वन, और माइनस इसको करने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, उसको आप वाई मान लीजिएगा, ठीक है।
I2 मान लिया है, ठीक है, कि I2 इज इक्वल टू ये पूरा, ये सिर्फ इक्वेशन नहीं, ये पूरे को हम क्या करें कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, क्यों? ताकि इसका जो है वो डिफरेंशिएशन बन जाए, और फिर इसको I2 मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और न्यूमरेटर में आपका 2x माइनस फोर, इसको आप तोड़ देंगे तो 2x माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि माइनस थ्री को आपने अलग कर देना है, और 2x माइनस वन को आपने अलग कर देना है। अब इसको मानना है y, तो आपका dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, 2x माइनस वन, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1/y dx किए थे, इसको सॉल्व करेंगे, dx की वैल्यू रखेंगे, तो dx की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2x माइनस वन dy अपॉन 2x माइनस वन, ठीक है। और इंटू 1/y पहले से है और 2x माइनस वन ऊपर से है, तो 2x माइनस वन न्यूमरेटर में है अपॉन y, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट 1/y dy का हो गया, और 1/y का क्या हो जाएगा, log y, ठीक। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका log ही आंसर आएगा, log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अभी हमने किया log y आ गया, और y की वैल्यू हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो इसकी वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगी, ठीक है। अब बचा हमारे पास सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म में हम क्या करेंगे कि इसको पहले हम तोड़ेंगे, तो इसको तोड़े तो एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर, वो आपने पढ़ा होगा, जब आप स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन 9th 10th में आपने पढ़ा होगा कि हम दोनों को क्या करते हैं, मतलब एक फंक्शन को आपको दो स्क्वायर में कैसे चेंज करना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन को, ये आप पढ़े होंगे या आप समझ लीजिए ऐसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो स्क्वायर बनाना है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दो स्क्वायर बन के आ जाएगा कि एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर और प्लस थ्री बाई फोर। वन को आपको सॉल्व करना है, तो वन को आपने तोड़ा तो आपका क्या आया, 1/4 प्लस 3/4 आया, ठीक है। तो आपका वन को तोड़ा 1/4 और 3/4 आया, तो x और 1/4 को आप x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। और माइनस एक्स प्लस 3/4, नहीं होल स्क्वायर नहीं लिख सकते ना, होल स्क्वायर अगर आपको लिखना हो, अब -2ax है, ठीक है। तो ये -2ax के लिए, एक मिनट रुक जाइए, अब देखिए आराम से समझिए कि x को x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस एक्स को 2/1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और प्लस 1/4 को 1/4 प्लस 3/4 लिख सकते हैं, ठीक। ये क्लियर है, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स ही बचेगा, सिंपली उसी इक्वेशन को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अब देखिए एक्स का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर और इंटू टू इंटू एक्स इंटू 1/2, ये तीनों मिलके क्या बन गया है, एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और प्लस ये बचा 3/4, तो इसको आप x माइनस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही हमने किया है कि इस इक्वेशन को ऐसे तोड़ दिया, अभी मैंने सिखा दिया आपको कि तोड़ना कैसे होता है, ठीक है। तो आपको तोड़ देना है वैसे, और फिर ये आपका, इसको √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1/a² प्लस b² होगा। इसको सॉल्व करते हैं जब, तो ये आता है 2/√3 tan इनवर्स 2x माइनस वन अपॉन √3, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि इसको आपको क्या करना है, ये जो सेकंड नंबर है इसको पलट देना है, फिर tan इनवर्स 2x माइनस वन अपॉन √3, ठीक। देखिए tan इनवर्स हमने पढ़ा नहीं, हमने सिर्फ साइन कॉस पढ़ा, बट ये पीवाईक्यू है इसलिए मैंने करा दिया,
ताकि आपको ये क्वेश्चन अगर दिखे पीवाईक्यू में तो आपको दिक्कत ना हो। समझ आया? तो आपका ओरिजिनल इंटीग्रल क्या क्या हो जाएगा? अब देखिए, जो हमारा सबसे पहला फंक्शन था 1/3 x+1, इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारा क्या आया था 1/3 ln x+1। तो ये आपका हो जाएगा 1/3 ln x+1 वो पार्ट। फिर आपने दूसरे पार्ट को इंटीग्रेट किया था, इस पार्ट को, तो आपका आया था ln x² - x+1। और 1/6 पहले से था तो -1/6 ln x² - x+1। और फिर थर्ड पार्ट को हमने किया तो ये आया, तो ये आपका हो जाएगा, और ये पहले से 3 था, तो आपका 3 और √3 करेंगे कैंसिल, तो √3 ऊपर आ जाएगा, तो √3/3 tan इनवर्स 2x - 1/√3 प्लस c आपका है। ये आएगा आपका ओरिजिनल इंटीग्रल। मतलब पूरा सॉल्व करने के बाद एक बार आप उसे खुद सॉल्व कीजिएगा तभी आपको समझ आने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर हैं, आपको तीन ए बी सी तीनों वाले मेनली आप, और tan इनवर्स ये टाइप यूज होने वाले मेनली आपको ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आएंगे पार्शियल फ्रैक्शन के, तो आप ये कर ले जाइएगा। ठीक। इकोनॉमिक एप्लीकेशन क्या है? जैसे उस टाइम हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में कि टीयू को अगर हम टोटल यूटिलिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो आपका क्या आएगा मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, हम मार्जिनल यूटिलिटी को इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल यूटिलिटी। तो जितने भी मार्जिनल फंक्शंस हैं उनको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे टोटल फंक्शन आ जाएंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी को इंटीग्रेट करके टोटल यूटिलिटी, कॉस्ट को इंटीग्रेट करके टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल रेवेन्यू, और प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट। ये आपका इकोनॉमिक एप्लीकेशन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक देखिए, इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक ऑफ कैपिटल भी है, कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कैपिटल फॉर्मेशन को कहते हैं। ठीक है, एडिशन, ठीक, एग्रीगेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट जो है उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो इंटीग्रेशन आता है। फिर इसको पलटेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको निकालना है किसी टाइम पीरियड में तो आप इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट कर दे, इन्वेस्टमेंट को इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है जो हम करके देखते हैं। तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया हुआ है 12t⁻⁴ एंड कैपिटल स्टॉक 25 यूनिट है जब t इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या इनिशियल कंडीशन है, याद है कि जब t 0 है तो आपकी कैपिटल स्टॉक की वैल्यू क्या है 25 है। अब फाइंड इक्वेशन फॉर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल के लिए आपको इक्वेशन देखना है। तो हमारी स्टॉक ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो t⁻⁴ का क्या हो जाएगा 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1। तो ये आपका 12 बाहर आ जाएगा, 3/4 इंटू t⁻⁴/3, ये आपका आ गया इक्वेशन। लेकिन हमारे पास इनिशियल कंडीशन है तो हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इनिशियल कंडीशन क्या है कि k नॉट 0 होगा तो c, k नॉट 0, सॉरी, k 0 यानी कि टाइम 0 पे k की वैल्यू कितनी है 25 है। तो आपकी c की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी t 0 पे। t 0 होगा तो क्या बचेगा c बचेगा ना, तो c की वैल्यू 25 आएगी। तो ये आपका इक्वेशन फाइनल हो गया स्टॉक ऑफ कैपिटल के लिए। ठीक, एक एग्जांपल ये है, देख लेते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट आपका दिया हुआ है और फर्म्स का टोटल कॉस्ट निकालना है जबकि आपका फिक्स्ड कॉस्ट 500 रुपए है। तो टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट किया तो 4 का 4x बन जाएगा, 6x का 6x²/2, 1 पावर ऊपर ऐड करेंगे फिर उसको नीचे डिवाइड कर देंगे। 30x² का आपका 1 पावर ऊपर ऐड किए तो 30x³ / 3 और प्लस c, ये आपका इक्वेशन आ गया टोटल कॉस्ट का। बट फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 0 है, मतलब ये क्या है इनिशियल कंडीशन है। तो मतलब टाइम 0 जब था, t इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 0, जब क्वांटिटी आपकी 0 थी तो आपका टीसी जो था वो 500 था, तब आपका टोटल कॉस्ट क्या था 500 था। तो इसमें x 0 पुट करेंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ c बचेगा, तो c इज इक्वल टू 500 आ गया। तो आपके टीसी की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, अब एक, अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो था इनडेफिनिट इंटीग्रल जहां लिमिट नहीं था। अब हम जो देखेंगे वो होगा आपका डेफिनिट इंटीग्रल, मीन्स लिमिट के साथ। ठीक है,
तो एफ एक्स डी एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है, कोई फंक्शन है बट लिमिट के साथ, तो आप इंटीग्रेट करके और फिर उसको बी और ए लिमिट रखेंगे, तो एफ बी यानी कि फंक्शन पे जहां जहां एक्स की वैल्यू है वहां वहां बी को रखेंगे, फिर एफ ए को रखेंगे और बी में से ए को माइनस कर देंगे, तो ऐसे आपका डेफिनेट इंटीग्रल निकलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3x² dx को 1 to 5 रेंज में आपको इंटीग्रेट करना है, तो 3x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 into x⁻³ अपॉन 3, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x⁻3, ठीक है, x³ तो x³ आपका लिमिट क्या है, 1 to 5, तो पहले आपको 5 रखना है x की जगह, तो 5 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, मतलब पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह, फिर आप लोअर लिमिट रखेंगे, तो 125 माइनस 1 124 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आया? अब प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल के पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको लिमिट चेंज करना हो, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को एक्सचेंज करना हो, तो आपको बाहर माइनस साइन लगाना होगा। ठीक है, साइन आपको चेंज करना होगा और आप लिमिट एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये तब है जब बी आपका अपर लिमिट जो है वो बड़ा है, ऑब्वियसली वो अपर लिमिट है तो वो बड़ा होगा, तभी ये आपका काम करेगा। नेक्स्ट आपका है कि जैसे आप एक्स डी एक्स रखे हैं वैसे आप टी डी टी रखिए, वाई डी वाई रखिए, मतलब वेरिएबल आपका कुछ भी हो उससे लिमिट की इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक, थर्ड फंक्शन है कि आपको ए टू बी, मान लीजिए कि आपको किसी फंक्शन का ग्राफ यहां से यहां तक निकालना है, ठीक है, ए टू बी, बट आपको बीच में कोई पॉइंट पड़ता है सी, और आपको फंक्शन जो है उसको अलग अलग देखना है, तो आप अलग अलग भी देख सकते हैं, मतलब पहले ए टू सी पे इंटीग्रेट कर दीजिए उस फंक्शन को, और फिर प्लस करके सी टू बी पे इंटीग्रेट कर दीजिए। शर्त क्या है आपकी कि सी जो है वो ए और बी के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम फंक्शन को यहाँ से यहाँ तक के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए, मतलब आप फंक्शन को दो भाग में बांट के भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर माइनस एफ एक्स है यानी कि फंक्शन आपका नेगेटिव में है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन को आप बाहर कर सकते हैं, जैसा कि नॉर्मल इंटीग्रल में भी था। फिर आपका एफ एक्स डी एक्स है और बी और ए लिमिट है, तो आप फंक्शन को x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स भी लिखेंगे, तो आपका रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। ठीक है, a और b आपका क्या है, लिमिट है, तो x की जगह अगर आप a प्लस बी माइनस एक्स रख के फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो भी आपका जो वैल्यू आएगी वो आपको सेम आएगी। नेक्स्ट है कि अगर आपका लोअर लिमिट 0 टू a जाना हो, ठीक है, तो फिर डायरेक्ट a प्लस बी माइनस एक्स वाला ही रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 है तो a प्लस 0 - x यानी कि a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स भी रखिएगा x की जगह, तो आपका इंटीग्रल का वैल्यू जो होगा वो सेम आएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि 0 टू a, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट a है, आपको एफ एक्स डी एक्स यानी कि फंक्शन है एफ एक्स, उसको इंटीग्रेट करना है, तो आप ऐसे 0 टू a/2, टू बाहर कांस्टेंट निकाल के 0 टू a/2 यानी कि अपर लिमिट को हाफ करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। कब, अगर आपका a माइनस एक्स अगर x की जगह रखते हैं और x रखते हैं, दोनों फंक्शन की वैल्यू दोनों ही पे सेम आती है, a माइनस एक्स और x दोनों पे अगर आपके फंक्शन की वैल्यू सेम है, जैसे इसमें था फंक्शन की वैल्यू सेम होती है, तो जब सेम है तो आप क्या करेंगे, टू को बाहर निकाल के आप लिमिट को आधा भी कर सकते हैं, अपर लिमिट को, और इसकी वैल्यू 0 आएगी कब, जब आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, मतलब a माइनस एक्स अगर रखते हैं x की जगह, तो आपको पूरे फंक्शन में आगे माइनस साइन लग जाता है, मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन चेंज हो जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है कि अगर सेम लिमिट है माइनस से प्लस, -a2 + a, तो आप 0 टू a रख सकते हैं तब जब आपके फंक्शन में माइनस एक्स और एक्स की वैल्यू सेम आए। ठीक है, माइनस एक्स और प्लस एक्स पे जब फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, तो आप डायरेक्टली इसको टू कांस्टेंट रख के 0 टू a पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और जब f माइनस एक्स और x की वैल्यू एक दूसरे के इनवर्स आएगी साइन में, तो फिर आपको यहाँ की वैल्यू, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज थे डेफिनेट इंटीग्रल के, जो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है।
अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो पहला देखिए, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, लिमिट आपका 2 पे 3 है। तो x इज इक्वल टू 2 अगर हम रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम t मान लेते हैं, ठीक। तो dt बाई डी एक्स आपका 2x आ गया, तो dx की वैल्यू आपकी आ गई dt बाई 2x, जैसा सब्स्टिट्यूशन में करते थे, याद है। तो अब देखिए, अगर हमारा वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या दूसरी हमारे फंक्शन क्या थी कि अगर हमारी वेरिएबल चेंज होगी तो तब इक्वल होगा जब आपका एक्स और टी दोनों की जगह फंक्शन सेम हो, इक्वल हो। बट यहाँ देखिए, क्या एफ एक्स और एफ टी सेम है? नहीं ना। एफ टी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन है, जबकि एफ एक्स क्या है? एक्स है। तो ये सेम नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी लिमिट की भी वैल्यू चेंज होगी। और किस तरह से चेंज होगी? क्या आप एक्स की वैल्यू जो है आपकी, अभी एक्स की वैल्यू लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 3 है, तो वहां पे हम टी रख के देखेंगे, टी पे एक्स की वैल्यू रख के देखेंगे। तो हमारा टी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो एक्स इज इक्वल टू 2 पे टी की वैल्यू क्या होगी? 2 स्क्वायर प्लस वन, यानी कि 5। और एक्स इज इक्वल टू 3 पे 10। तो अब हमारा जो नया लिमिट बनेगा वो 5 टू 10 होगा। और एक्स अपॉन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू हम रख दिए हैं डी टी बाई डी एक्स 2x। यहां से x x आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो आपका dt बाई टू टी बचेगा, 1/2 आपका बाहर आ जाएगा। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t। वैल्यू आपकी 5 to 10, तो log 10 माइनस log 5। जब log में माइनस होता है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो 1/2 log 2 हो जाएगा। समझ आ गया? अब इकोनॉमिक एप्लीकेशन देख लीजिए डेफिनेट इंटीग्रल का, ठीक है। तो पहला है कंज्यूमर सरप्लस, जो हम निकालते हैं आज तक, जो कंज्यूमर सरप्लस निकालते आए हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि इस पूरे ग्राफ को हम इंटीग्रेट करते हैं और उसमें फिर इस एरिया को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा डिमांड फंक्शन है P इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स स्क्वायर। और हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है कब? जब एक्स की वैल्यू 5 हो और प्राइस जो है वो 50 हो पर यूनिट, ठीक। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? आपको देखिए, क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 5 है एक्स की वैल्यू, तो आपको यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है। आपको कंज्यूमर सरप्लस में यहाँ पे आपका एक डिमांड है, इतना आपका डिमांड चल रहा है, इतना आपका प्राइस है, तो आपको क्या करना है कि यहां से यहां तक ही इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी? 0 to 5 और एफ एक्स डी एक्स, और माइनस पी इंटू एक्स, माइनस इस एरिया को आपको घटा देना है, बिकॉज ये आपका कंज्यूमर प्राइस पे कर रहा है, तो ये उसके सरप्लस में ऐड नहीं होगा। तो ये आपका फंक्शन है 90 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और माइनस 5 into 50, अभी प्राइस दिया हुआ था, प्राइस इंटू क्वांटिटी हमने कर दिया। तो 90 माई एक्स, 90 का 90 एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3। और 0 to 5 में लिमिट है हमारा, तो 5 रखेंगे वैल्यू पूरे फंक्शन पे, और फिर 0 रखेंगे तो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो हम सिर्फ 5 रख के सॉल्व कर दिया, और -250 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 158.33 आया, ठीक। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है वो है प्रोड्यूसर सरप्लस। उसी की तरह है कि आपका सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है, प्रोड्यूसर सरप्लस आपको कैलकुलेट करना है जब 7 यूनिट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको प्राइस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यूनिट दिया हुआ है, मतलब ये एक्स, जो एक्स नॉट है उसकी वैल्यू 7 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले प्राइस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फंक्शन पे रखेंगे, तो p इज इक्वल टू √9 प्लस 7 √16 4। अब देखिए, रूट से +4 और -4 दोनों आ सकता है, बट प्राइस हम निकाल रहे हैं और प्राइस माइनस में नहीं होता, इसलिए वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, ठीक है। तो ये आपका सप्लाई फंक्शन है। अब आपको क्या करना है? सप्लाई फंक्शन को इंटीग्रेट करना है इतने पे, 0 to 7 पे, ठीक। और इस पूरे रेक्टेंगल में से, ठीक है, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया पहले निकालेंगे, और उसके बाद जो सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे, ताकि आपका प्रोड्यूसर सरप्लस निकल जाए। ये जो रेड शेडेड एरिया है ये प्रोड्यूसर सरप्लस है, तो ये आपका निकल जाए। तो 4 into 7 आपके प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन 28 हो जाएगा।
और ये आपका 9 + √x 0 to 7 आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो 9 + √x को आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका 2/3। क्यों? क्योंकि 9 + √x को y मान ले, 9 + x को y मान लेंगे तो यहाँ फंक्शन क्या है आपका 9 + x की पावर। तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा y की पावर हाफ। ठीक है, तो y की पावर हाफ का आपका क्या बन जाएगा +1 यहाँ भी, और नीचे भी +1 करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 y की पावर 3/2। ठीक है, और dx और dy सेम हो जाएगा बिकॉज y इज इक्वल टू dy/dx करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 y की पावर 3/2। तो 2/3 और y क्या था 9 + x की पावर 3/2 0 to 7, यानी इसके पहले 7 रखेंगे। तो 7 रखेंगे तो आपका फंक्शन, ठीक है, की वैल्यू इतनी आ जाएगी 2/3 9 + 7 16 की पावर 3/2, और 0 रखेंगे तो ये 9 ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ 0 रखने पर फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना है आपको। 0 के हर जगह आपको लिमिट, लोअर लिमिट 0 हो तो आपको फंक्शन की वैल्यू 0 अज्यूम नहीं कर लेना है, रख के पहले चेक कर लेना है। तो 0 रख के चेक करेंगे तो ये फंक्शन की वैल्यू हमारी 0 नहीं हुई है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सेक्शन को 4x² लिख सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। 9 को 3² लिख सकते हैं, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 2/3 इंटू 4³ और -2/3 इंटू 3³ तो 28 - 128/3 प्लस 54/3 इज इक्वल टू 10/3 यूनिट्स आपका आ जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कंपनीज मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, आपका कंपनी का ये रहा, मार्जिनल कॉस्ट आपको दिया हुआ है, एमआर फंक्शन दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है कि एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट इट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट्स, कि किस लेवल ऑफ आउटपुट पे क्यू के किस वैल्यू पे, एक्स के किस वैल्यू पे प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम है। एंड व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कार्बराइट, और जो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट वो कितना है। ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो जाएगा, एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो आपके पास एम आर है, एम सी है, इस दोनों को जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू 3 और 9 आ गई। अब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आपका क्या है कि आपको इंटीग्रेट करना है, सॉरी, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है एमआर को और एमसी को, और एमआर का जो स्लोप है वो आपका लेस देन एमसी का स्लोप होना चाहिए। तो जब x इज इक्वल टू 3 रखे हैं तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे एमआर को तो 20 - 4x आएगा। मतलब डिफ्रेंशिएट करने पे 3 की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू, तो ये आपका 8 आ जा रहा है। मार्जिनल कॉस्ट आपका क्या आ जा रहा है, -10 आ जा रहा है। तो ऑब्वियसली आपका एमआर जो है वो ग्रेटर है, तो ग्रेटर होने पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। इसका जो एमआर की वैल्यू है dy/dx, जब करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एमआर की वैल्यू जो है वो आपकी कम आनी चाहिए मार्जिनल कॉस्ट से। जब x इज इक्वल टू 9 रखेंगे तो आपका एमआर का डिफरेंशिएशन जो होगा वो -16 आ रहा है, और एमसी का डिफरेंशिएशन आपका 2 आ रहा है। यहाँ पे एमआर का स्लोप जो है, एमआर की वैल्यू जो है आपकी कम है एमसी से। ठीक है, दैट्स वाई ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है। तो x इज इक्वल टू 9 पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, और टोटल प्रॉफिट आप टीआर माइनस टीसी, टोटल प्रॉफिट आपका क्या होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब देखिए यहाँ तक जो हमने ये निकाला कि एक्स की किस वैल्यू पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ये आपका क्या था, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट था। अब आपको जो टीआर माइनस टीसी प्रॉफिट निकालना है, वहां पे आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो टोटल रेवेन्यू को हम क्या करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, और हमारी लिमिट क्या होगी 0 to 9, क्योंकि 9 यूनिट पे हमें निकालना है। टोटल कॉस्ट भी मार्जिनल कॉस्ट को हम इंटीग्रेट करना है 0 to 9 पे। तो ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, 20 - 4x। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन हमारा 20 - 4x था, इसको इंटीग्रेट किए तो आपका क्या आ गया, 20x - 4x² / 2
यानी कि 20x - 2x, ठीक है, 2x²। तो ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन है, और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन है। आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। और दोनों में चूंकि सेम लिमिट है तो हम दोनों को साथ में रख के लिमिट लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका, पहले तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका फंक्शन आ जाएगा, और आपको लिमिट लगाना है। ये आपका क्या है, MR है। और आपको ये आपने सॉल्व कर दिया, ये आपका आ गया 36x, 20x + 16x, 36x -2x² -x² इज इक्वल टू -3x² और फिर -81। इसको 0 to 9 पे आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका 36x का क्या बन जाएगा, 36x² 2 से ये कैंसिल हो गया 18। तो आपका 18 × x², और लिमिट आपकी 0 to 9। फिर 3x² का 3x³ जिसमें 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर 81 का -81x, ठीक। तो 18 x², और आपकी लोअर लिमिट जो है 0 है। x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये आपका फंक्शन 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हम 9 पे रखेंगे। तो 9 का स्क्वायर माइनस, यहाँ भी आपकी लोअर लिमिट 0 है और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आपका पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो ये टर्म में भी सिर्फ 9 को कंसिडर करेंगे, और इसमें भी 81 × 9 फिर सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना आया, 0 आया, यानी कि फर्म लॉस में चल रही है। तो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट उसका x इज इक्वल टू 9 पे हुआ है, वो भी 0 हुआ है, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू 9 पे वो अपना कॉस्ट और रेवेन्यू जो है वो इक्वल कर पाई है, ठीक। समझ आया, आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, कि पहले हमने देखा है कि इंटीग्रेशन होता क्या है। जब हम किसी ग्राफ, किसी कर्व के एरिया को हम फाइंड करते हैं मैथमेटिकली, उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। फिर है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। फिर आपको इसके प्रॉपर्टीज याद होने चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज, और इसके एप्लीकेशंस, इकोनॉमिक एप्लीकेशंस, ठीक है। ये दोनों आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आया इंटीग्रेशन के जो रूल्स है ना, टेक्निक्स हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन के जो टेक्निक्स हैं, जिनमें पहला हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन। ये सबसे इजी था, y इज इक्वल टू लेट करके, और फिर हम dy/dx निकाल के फिर dx की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। दूसरा आपका जो है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। जो uv वाला पोर्शन था, कि आपका uv dx है, तो हम क्या करेंगे, u इंटू v का इंटीग्रेशन माइनस u इनवर्स इंटू v का इंटीग्रेशन इंटू dx, ये आपका फॉर्मूला था। थर्ड आपका है इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन वाले में आपको क्या करना है, कि जो डिनोमिनेटर है उसको आपको तोड़ देना है। डिनोमिनेटर x² माइनस, मान लीजिए x² - a² है, तो इसको आपको x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए में तोड़ देना है, और फिर इधर a इंटू एक्स प्लस ए, और प्लस इधर b इंटू x - a, और फिर आपको न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, और फिर वहां से a और b की वैल्यू निकाल के फिर इसको यहाँ इक्वेशन में पुट कर देना है, और पुट करने के बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। फिर वो सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। और आपको पार्ट्स वाले में आइलेट याद रखना है, कि पहले
इनवर्स, फिर लॉग, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिगो और फिर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इस क्रम में आपको इंटीग्रेट करना है, यू मानना है कि यू कौन सा मानेंगे हम। तो इनवर्स फंक्शन होगा तो इनवर्स को मानेंगे, वो नहीं होगा तो फिर लॉग ढूंढेंगे, वो भी नहीं हुआ तो अलजेब्रा, वो भी नहीं हुआ तो ट्रिगो, और जब ये सब नहीं रहेंगे तब आप एक्सपोनेंशियल को यू मानेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इंटीग्रेशन समझ आया होगा, आपको सारी चीजें आ गई होंगी। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस करके आएंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, या अगर व्हाट्सएप जो ग्रुप से आप ज्वाइन है तो आप वहां अपना डाउट डाल सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।